जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं एक नॉवेल के अंदर था। द बर्थ ऑफ अ हीरो। द बर्थ ऑफ अ हीरो एक नॉवेल थी जो मुख्य किरदार चोई हान की एडवेंचरस कहानी पर बेस्ड थी। एक हाई स्कूल का लड़का जो धरती से किसी और डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वही कॉन्टिनेंट के अनगिनत हीरोज की कहानी शुरू होती है। मैं उस नॉवेल का हिस्सा बन गया, एक काउंट की फैमिली का कबाड़ा बेटा बनकर। वही फैमिली जो उस टेरिटरी की देखरेख करती है जहां चोई हान सबसे पहले पहुंचता है। अब दिक्कत ये है कि उसी गांव पर अटैक होता है, वहां के सारे लोग मार दिए जाते हैं और उसके बाद चोई हान पूरी तरह बदल जाता है। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है, ये बेवकूफ कबाड़ी बेटा यानी मैं, जिसे अब मैं जी रहा हूँ, उसे उस गांव की ट्रेजेडी के बारे में कुछ नहीं पता। उल्टा चोई हान से पंगा ले लेता है और फिर खुद ही बुरी तरह कूटा जाता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ बहुत भारी हो गया है, लेकिन फिर भी शायद इस जिंदगी को नई तरह से जीने की कोशिश करना वर्थ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। उस आदमी को महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे उसके शरीर को थपथपा रहा है। वो खुरदुरा हाथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी थके हुए माता पिता का हो। इतना गर्मजोशी भरा था वो स्पर्श। कुमार साहब, सुबह हो गई है, लेकिन आवाज बहुत गंभीर थी। उस आदमी के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उसकी आंखें अनायास ही खुल गईं। खिड़की से आती तेज धूप की जगह उसने सामने एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखा जिसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। एक बार में उठ गए, ये तो हैरानी की बात है। हाँ, मालिक चाहते हैं कि आज आपके साथ भोजन करें। काफी समय हो गया है, लगता है आज ये संभव हो पाएगा। उस आदमी को बूढ़े आदमी के कंधे के पीछे एक शीशा दिखाई दिया। शीशे में एक लाल बालों वाला व्यक्ति दिख रहा था जो काफी उलझन में लग रहा था। लगता है वो मैं ही हूँ। कुमार केल, उस आदमी ने चिंता भरी आवाज की दिशा में देखा। वहाँ वो बूढ़ा आदमी था जो नौकर जैसा लग रहा था और बड़ी ही चिंता से उसकी ओर देख रहा था। लेकिन समस्या वो चिंतित नौकर नहीं था, उसने साफ साफ सुना था। कुमार केल, ये नाम कुछ जाना पहचाना था। उसने धीरे धीरे उस नाम को दोहराया, केल हेनिट्यूस। बूढ़ा नौकर उसे कुछ ऐसे देख रहा था जैसे अपने पोते को देख रहा हो। हाँ, यही आपका नाम है, कुमार। लगता है आप अभी तक नशे में हैं। उस बूढ़े आदमी की चिंता भरी बात सुनकर उस आदमी को एक और नाम याद आया जो केल हेनिट्यू से भी ज्यादा जरूरी लग रहा था, बीक रॉक्स। क्या आप मेरे बेटे की बात कर रहे हैं? शेफ? हाँ, मेरा बेटा ही शेफ है। क्या आपको हैंगओवर के लिए कुछ बनवाना है? अचानक उस आदमी को चक्कर आने लगे। चारों ओर अंधेरा सा लगने लगा और वो अपना सिर अपने हाथों में थाम कर बैठ गया। कुमार, आप अब भी नशे में हैं क्या? क्या मैं वैद्य को बुलाऊं? या आप स्नान करना चाहेंगे? उसने अपने चेहरे पर गिरे लाल बालों को देखा। वो चमकदार लाल रंग उसके असली काले बालों से बिल्कुल अलग थे। केल हेनिट्यूस, बीक रॉक्स और बीक रॉक्स का पिता रॉन, ये सभी वो पात्र थे जो उस उपन्यास द बर्थ ऑफ हीरो की शुरुआत में आए थे। वही उपन्यास जो वो आदमी रात को सोने से पहले पढ़ रहा था। उसने झटके से सिर उठाया और चारों ओर देखा। ये शयन कक्ष पूरी तरह से कोरियन डिजाइन से अलग था, कुछ यूरोप जैसा अनुभव दे रहा था। हर एक चीज महंगी और भव्य थी। कुमार, उस आदमी ने रॉन, उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो चिंता जताने का नाटक कर रहा था। ठंडा पानी, क्षमा करें, उसे अपना दिमाग साफ करने के लिए कुछ चाहिए था। उसने बूढ़े रॉन के पीछे लगे शीशे में केल हेनिट्यूस का चेहरा देखा। अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है। शायद केल की अभी तक मुख्य पात्र से धुनाई नहीं हुई है। उसके सुंदर चेहरे ने ध्यान खींचा। अब वो आदमी केल हेनिट्यूस बन चुका था, वही केल हेनिट्यूस जो द बर्थ ऑफ हीरो उपन्यास की शुरुआत में नायक द्वारा पीटा जाता है। वही अब उसका अस्तित्व था। कुमार,
क्या आप स्नान के लिए ठंडा पानी मांग रहे हैं या पीने के लिए? केल ने रॉन की ओर देखा। रॉन भले ही मासूम बूढ़े का अभिनय कर रहा था, पर असल में वो एक निर्दयी हत्यारा था। उसने रॉन से कहा, कृपया मुझे पीने के लिए ठंडा पानी दें। उसे अपने दिमाग को पहले ठंडा करना था। मैं तुरंत लाता हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। रॉन ने क्षण भर के लिए हल्का सा चौंकते हुए अजीब सा हाव भाव दिया, लेकिन केल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कमरे में केवल गर्म पानी था, इसलिए रॉन को बाहर जाना पड़ा। अब जब कमरा खाली था, तो केल बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर गया। अगर वो सच में उपन्यास के अंदर है, तो उसे पता था कि वहाँ एक बड़ा शीशा होगा। जैसा सोचा था, बाथरूम में एक फुल बॉडी मिरर था। केल हेनिट्यूज, जिसे अपने शरीर और रूप रंग से खासा लगाव था, ने ही ये शीशा यहाँ लगवाया था। घर में किसी और के पास ऐसा शीशा नहीं था। शीशे में लाल बालों वाला और फिट शरीर वाला एक युवक खड़ा था। ऐसा शरीर कि कोई भी परिधान उस पर खूब फब जाए। मैं सच में केल बन गया हूँ। शीशे में दिखने वाला व्यक्ति वही केल हेनिट्यूज था, जिसकी उपन्यास में बहुत ही विस्तार से रूप रंग का वर्णन किया गया था। इसलिए उसे मानना पड़ा कि वह सचमुच उसी पात्र में बदल चुका है। क्या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा झटका लगने पर शांत हो जाता है? केल नहीं, किम रोक-सू अब पूरी शांति से कल रात के बारे में सोचने लगा। वो एक आम छुट्टी का दिन था। काफी समय बाद वह फोन के बजाय किताब पढ़ना चाहता था, तो वो लाइब्रेरी से किताबें लाया। पूरा सेट ले आया क्योंकि उसे पूरा दिन पढ़ना था। उस किताब का नाम था द बर्थ ऑफ हीरो। 5वीं वॉल्यूम पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई, लेकिन जब वह उठा, तब वह केल हेनिट्यूज बन चुका था, वही जिसे पहले वॉल्यूम में नायक ढूंढ डालता है। क्या अब सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे उपन्यास में था? अजीब तरीके से वो बहुत शांत महसूस कर रहा था। जब सदमा गुजर गया, तो दिमाग फिर से ठंडा हो गया। उसे वॉल्यूम 1 की सारी घटनाएं याद आने लगी। द बर्थ ऑफ हीरो, ये उपन्यास हीरो बनने की कहानी थी। पश्चिमी और पूर्वी महाद्वीपों के नायकों की यात्रा और उनके संघर्ष। मुख्य पात्र एक कोरियन छात्र था जो स्कूल के पहले साल में इस दुनिया में आ गया था, और फिर उसकी उम्र एक ड्रैगन जितनी लंबी हो गई, यानी वो बूढ़ा ही नहीं होता। ये तो गड़बड़ है, उसे ऐसे आदमी से मार खानी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अभी तक पिटाई नहीं हुई थी। केल ने शीशे से नजर हटाई और गर्म पानी से भरे टब में चला गया। वह उस महंगे संगमरमर की छत को देखने लगा, जैसा उपन्यास में वर्णन किया गया था। केल की हवेली संगमरमर से भरी पड़ी थी। वह बड़बड़ाया, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे क्या छोड़ आया हूँ। किम रोक-सू के रूप में उसका जीवन कोई खास नहीं था। वह अनाथ था, पैसों की कमी थी, और न कोई ऐसा था जिससे वह बेहद प्रेम करता हो, न कोई ऐसा दोस्त जिसके लिए वह जान दे। वह बस इसलिए जी रहा था क्योंकि मर नहीं सकता था। हाँ, वह मरना नहीं चाहता था। उसे दर्द और मृत्यु से नफरत थी। जब वह छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसने मन में तय किया, जो भी हो, पहले तो पिटाई से बचना है। उसे नहीं पता था कि अभी उपन्यास में कौन सा दिन चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानता था कि अभी तक उसकी मुलाकात मुख्य पात्र चोई हान से नहीं हुई है। कारण बड़ा आसान था, मेरी पसली में अभी तक वो निशान नहीं है। केल हेनिट्यूज, काउंट हेनिट्यूज परिवार का कचरा। चोई हान से मिलने के कुछ दिन पहले शराब पीकर हंगामा मचाते हुए वह टेबल तोड़ बैठा और उसकी टांग पसली में घुस गई। वही उसका निशान था। कितना मजेदार पात्र था। लड़ाई में नहीं, शराब के स्वाद से नाराज होकर खुद को घायल कर बैठा। केल ने हाथ बांधे और गहराई से सोचने लगा। उसे नहीं पता था कि पहले वॉल्यूम के बाद केल का क्या होता है। बस इतना जानता था कि मुख्य पात्र चोई हान अपनी टीम के साथ मिलकर कई चुनौतियां पार करके नायक बनता है, और फिर युद्ध से भरे समय की शुरुआत होती है। रोआन साम्राज्य और दोनों महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ जाते हैं।
केल का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। किम रोक-सू, जो अब केल बन चुका था, उसका जीवन का मूल मंत्र था, बिना दर्द के लंबी उम्र, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद, शांतिपूर्ण जीवन। अगर मैं कहानी को वैसे ही चलने दूं, बस इस बार खुद की पिटाई से बच जाओ, तो बाकी सब मुख्य पात्र संभालेगा। अजीब बात थी कि उसे पूरी किताब की हर लाइन याद आ रही थी। गर्म पानी में आराम करते हुए उसने ठंडे दिमाग से निष्कर्ष निकाला, कोशिश तो बनती है। महाद्वीप की आने वाली जंग से बचना और शांतिपूर्ण जीवन जीना, ये कोशिश करने लायक था। केल ने अपने सामने रखे तमाम खाने को गौर से देखा। फिर उसने कांटे से एक फ्रूट सैलेड की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसमें ऐसे फल थे जिन्हें वो पहचान नहीं पाया। मांस, सूप और ब्रेड से पेट भरने के बाद अब कुछ नया ट्राई करने का मन था। वो फल देखने में संतरे जैसा था, लेकिन उसका रंग अंगूरों जैसा जामुनी था। केल ने एक टुकड़ा मुंह में डाला और काटा। जैसे ही उसने काटा, मीठा जूस मुंह में भर गया। उसे खट्टे फल बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए ये जबरदस्त मिठास उसे इतनी पसंद आई कि उसके मुंह में पानी आ गया। उसी समय उसकी नजर अपने पिता देरुत से मिली, जो उसे देख रहे थे। केल, देरुत ने उसका नाम धीरे से लिया। थोड़ी देर रुके, फिर कुछ कहने की कोशिश की और भौहें सिकोड़ ली। केल को ये अजीब सा माहौल अच्छा नहीं लगा, इसलिए खुद ही बोल पड़ा, इट्स डिलिशियस। हाँ, इसका टेस्ट तो बेकार। हाँ, तुमने क्या कहा? तुम्हें अच्छा लगा? यस, एवरीथिंग टेस्ट्स वंडरफुल। इस बार उसने दूसरा फल उठाया और फिर से उसकी मिठास से मुस्कुरा उठा। वो केल हेनिट्यूज, जो कचरा कहलाता था, वैसे भी किसी शिष्टाचार की परवाह नहीं करता था। वैसे शायद अपने पिता, जो इस घर के मुखिया हैं, उनसे बात करते वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट हु केयर्स, वो तो वैसे भी ट्रैश। कभी कभी कचरा होना ही सबसे बढ़िया होता है। उसके किए किसी बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जरूरी है कि वो कहानी के असली हीरो से पिटने से बच जाए। यही उसकी लाइफ के लिए काफी है। जैसा उसने सोचा था, किसी ने भी उसकी बदतमीजी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसके पिता देरुत ने तो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर भी हिला दिया। हाँ, वाकई स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना एंजॉय करते देखना अच्छा लगता है। देरुत शायद इकलौते इंसान थे जिन्हें केल की वाकई परवाह थी। उन्हें केल के बिहेवियर से भी कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे तो एक अच्छे पिता को उसके बिहेवियर में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन केल को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असल में वो केल हेनिट्यूज था ही नहीं। यस, आप भी अच्छे से खाइए, फादर। बेसन ने एक बार फिर की आवाज निकाली और इस बार केल ने वो सुन ली। उसने वापस अपना ध्यान खाने की तरफ किया। 15 साल का बेसन, केल से 3 साल छोटा भाई, संभालना थोड़ा मुश्किल था। जहाँ केल कचरा था, वहीं बेसन था स्मार्ट, जिम्मेदार और ईमानदार। परिवार के लोग भी चाहते थे कि बेसन ही अगला मुखिया बने, और अब जब किम रोक-सू खुद केल बन चुका था, उसे भी यही सही लगता था। इस जिम्मेदारी भरी जिंदगी से अच्छा है कि मैं काउंट का बड़ा बेटा बनकर शांति से किसी कोने में ऐश की जिंदगी जीऊं। केल ने कभी बेसन से बहस नहीं की। उसे पता था कि बेसन उसे नीचा समझता है, और अगर बेसन अगला मुखिया बना तो शायद वो उसे मार तो नहीं डालेगा, लेकिन अगर केल को एक छोटे से गांव में जाकर चुपचाप जीना है तो उसे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा न हो पाया तो पहले से पैसे जोड़ लूंगा और कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां ये वॉर नहीं पहुंचे। बेसन की आवाज को अनसुना करते हुए केल फिर से खाने में लग गया। खाने के बाद देरुत सबसे पहले उठे। उनका चेहरा बता रहा था कि ब्रेकफास्ट ने उन्हें बहुत खुश कर दिया। वाकई बहुत स्वादिष्ट था। अगर हर दिन का ब्रेकफास्ट ऐसा हो तो केल शायद रोज जल्दी उठकर खाने आ जाया करे। देरुत ने उठकर सारे परिवार की तरफ देखा, फिर अपनी नजर केल पर टिका दी। केल, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? केल को ये अचानक पूछा गया सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सच्चाई से जवाब देने का फैसला किया।
थोड़े पैसे दे दीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे दूंगा। देरुत ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया। ये फैमिली सच में अमीर है। इस इलाके में संगमरमर की खानें थीं और वाइन बनाने के लिए अंगूर उगते थे, यानी पैसा ही पैसा था। ग्रेट, जितना हो सके उतना दे दीजिए। केल को अपनी दोनों छोटे भाई बहनों की नजरें खुद पर महसूस हो रही थीं, लेकिन उसे शर्म नहीं आई। शराब पीकर तमाशा करने से अच्छा था कि पैसे मांगे, वो भी खुलेआम। और वैसे भी केल को अपने प्लान्स के लिए पैसे चाहिए थे। उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक ताकतवर ताकत हासिल करनी थी, और उसके लिए वो किस्मत वाला मौका खुद ही बनाना होगा। ठीक है, जितना हो सकेगा दूंगा। केल अपने पिता के जवाब से खुश हो गया, लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटा और डिप्टी बटलर हस से चेक मिला तो उसे होश उड़ गए। चेक को ट्रेजरी और मैजिक डिपार्टमेंट दोनों की मुहर मिली हुई थी, और रकम देखकर केल का दिल उछल गया। इतना सारा पैसा! ये फैमिली सिर्फ अमीर नहीं थी, ये तो बहुत अमीर थी। नोवेल में जरूर लिखा था कि केल को बड़ा अलाउंस मिलता था, लेकिन एक्चुअल नंबर नहीं लिखा था। अब चेक पर देखकर समझ आ गया। 10 मिलियन गैलन, लगभग 10 मिलियन कोरियन वॉन के बराबर। अब केल को अपना प्लान बदलना होगा। दिमाग तेजी से ऑप्शन सोचने लगा। मैं चलता हूँ, यंग मास्टर। हस ने चेक थमाया और जाने को हुआ, लेकिन केल चुप रहा। हस को इसकी आदत थी, इसलिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी केल उठकर रोन से बोला, रोन, चलो स्टडी में चलते हैं। हस ये सुनते ही बेचैन हो गया। रोन भी चौंक गया। आपने स्टडी कहा? केल को ये रिएक्शन अजीब लगा। रोन की आवाज तक कांप रही थी। क्या कोई खास वजह है कि वो स्टडी नहीं जाना चाहता? यस, उसे वहाँ जाकर अपना प्लान बनाना था। कमरे में तो ना डेस्क था, ना पेपर। हाँ, महंगी शराब की बोतलें जरूर थीं। माफ कीजिए, यंग मास्टर। क्या हुआ? केल ने हस की ओर देखा, जो और भी परेशान दिख रहा था। अब तक स्टडी की सुबह की सफाई नहीं हो पाई है, तो क्या हुआ? एक दिन नहीं हुई, चलेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हस इस बात पर बहुत अड़ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक उंगली ऊपर उठाई। बस 1 घंटा दीजिए, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ। स्टडी ऐसी चमका दूंगा जैसे कल ही यूज हुई हो। ठीक है, जो करना है करो। उसे 1 घंटे का वेट करने से कोई दिक्कत नहीं थी। थैंक्स, मैं जाकर मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। जरूरत नहीं, लेकिन जा सकते हो। जी, यंग मास्टर। हस ने बिना आवाज किए दरवाजा बंद किया और तेजी से निकल गया। केल को याद आया कि 3 डिप्टी बटलर इस वक्त बटलर बनने की रेस में हैं। शायद इसलिए हस इतना जोश में था। रोन, यस यंग मास्टर। इतने गुमसुम क्यों हो? माफ कीजिए यंग मास्टर। कोई बात नहीं। रोन के चेहरे पर भी कुछ अजीब सा था। केल ने चेक जेब में डाला और पूछा, आज की तारीख क्या है? किसी और के मुंह से ये सवाल अजीब लगता, लेकिन रोन ने बड़े आराम से जवाब दिया। फीलिक्स कैलेंडर के हिसाब से आज तीसरे महीने की 29 तारीख है, साल 781। ये तो प्रॉब्लम है। माफ कीजिए। कुछ नहीं। केल ने अपनी जेब में पड़े 10 मिलियन गैलन को कसकर पकड़ा। एक ही चीज थी जिस पर उसे भरोसा था, पैसा। केल ने चुपचाप 10 मिलियन गैलन वाला चेक अपनी जेब में फिर से टाइट करके रखा। उस कागज के टुकड़े में उसे वो भरोसा दिखा जो शायद किसी इंसान में नहीं था। उसके लिए अब एक ही मंत्र था, पैसे हाई सब कुछ है। स्टडी रेडी हो गई होगी अब तक, रोन ने नम्र आवाज में कहा। केल ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब हलचल शुरू हो चुकी थी। चोइहा, एक ट्विस्टेड, ब्रोकन, लेकिन अब जागा हुआ इंसान। वो किसी भी वक्त वेस्टर्न सिटी पहुंच सकता है, और अगर केल उससे उसी ट्रैश एटीट्यूड में मिला तो पिटाई तो पक्की थी। मुझे बस एक परफेक्ट फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना है, एकदम हीरो टाइप एंट्री करनी है, ऊपर बिना हीरो बेन।
वो उठा और रोन की ओर देखा। चले? रोन ने धीमे से मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जैसा आप कहें, यंग मास्टर। स्टडी का दरवाजा खुला और अंदर की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कई सालों से किसी ने इसे खोला ही न हो। हंस का कहा सच लग रहा था। पहली बार कोई किताब पढ़ेगा यहाँ, केल ने धीमे से बुदबुदाया। रोन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। केल सीधे उस बड़ी सी लकड़ी की मेज तक गया, उस पर हाथ फेरा और डस्ट की परत देखकर मुस्कुराया। परफेक्ट। अब उसे सिर्फ अपने प्लान्स पर काम करना था। वो नक्शा तैयार करना था जिससे वो चोई हा से भी बचे और कहानी के बहाव में अपने फायदे के लिए जगह बना सके। दी गोल, बी रिच, स्टे सेफ एंड अवॉइड दी मेन प्लॉट लाइन एज मच एज पॉसिबल। रोन एक कोने में खड़ा रहा, उसकी नजरें केल की हर हरकत पर थीं। केल ने जब पहला पार्चमेंट उठाया तो उसके हाथ कांप रहे थे, एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों की वजह से। आज पहली बार उसने वाकई कुछ काम करने का मन बनाया था, लेकिन दिमाग के पीछे एक और आवाज थी। What if I'm too late? क्या वो हैरिस विलेज को बचा सकता था अगर वो पहले जाग जाता? शायद नहीं, लेकिन क्या वो चोई हा को थोड़ा सुकून दे सकता था? शायद हाँ। उसने एक लंबी सांस ली और पहला वाक्य कागज पर लिखा, ऑपरेशन सर्वाइवल बिगिंस नाउ। रोन ने मुस्कुराते हुए देखा। उसके एक्सप्रेशन में एक हल्की सी गर्व की झलक थी, लेकिन कहीं न कहीं एक छिपी चेतावनी भी। केल को एहसास था ये कहानी अब उसकी नहीं रही, लेकिन वो उसमें खुद की जगह बनाना चाहता था। चोई हा आने वाला था और केल को अब ट्रैश से थोड़ा ज्यादा बनना होगा, कम से कम दिखावे के लिए। तो क्या हमारा हीरो केल बच पाएगा उस बरसक प्रोटैगनिस्ट से? क्या उसका जुगाड़ वाला प्लान चलेगा? 10 मिलियन गैलन शौक पूरे करने के लिए है या जान बचाने के लिए? और वो ट्रैश बनो, टेंशन मत लो वाली फिलॉसफी काम आएगी या मुसीबत बढ़ाएगी? अब देखना ये है, केल मोहरा बनेगा या मास्टरमाइंड। अगर आपको भी जानना है आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला पार्ट मिस मत करना।